हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी तो चैप्टर 5 में देखिए दोस्तों हमने कुछ बेसिक देख लिया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में देखेंगे तथा उनके कार्यों के बारे में देखेंगे तथा साथ ही देखेंगे कि मेंडल के नियमों में जो सफलता मिली उनके मुख्य कारण क्या थे तथा साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया। तो चलिए दोस्तों सीधे वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल एवं उनके कार्यों के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या देखते हैं दोस्तों कि जो ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म हुआ था वो कब हुआ था। वो 22 जुलाई सन 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया में किसान के घर में हुआ था। देखिए दोस्तों बेसिकली यह सबसे पहले इन्होंने मठ में पादरी के रूप में कार्य किया। यानी दोस्तों देखिए जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं उसी तरह मठ में क्या होते हैं दोस्तों? पादरी होते हैं। और देखिए दोस्तों उसी मठ या चर्च में क्या हुआ दोस्तों कि इनको जो ग्रेगर की उपाधि है वो इन्हीं मठ से ग्रेगर की उपाधि इनको मिली। चलिए दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों 1856 से लेकर दोस्तों 1963 में इन्होंने मटर के पौधे में कई संकरण कराए। क्या था दोस्तों कि 1856 से लेकर 1853 के बीच में इन्होंने मटर के पौधे में कई सारे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन किए तथा इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पे ऐसे कई सारे नियम व सिद्धांत दिए अनुवंशिकी के। अब देखिए दोस्तों इन्होंने कई सारे सिद्धांत तो दे दिए, लेकिन दोस्तों क्या था कि मेंडल द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे या प्रयोग थे तो उन कार्यों या प्रयोगों को उस समय के वैज्ञानिकों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया बेसिकली। तो देखिए दोस्तों उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों को महत्व नहीं दिया। देखिए दोस्तों अब वैज्ञानिकों ने उनके कार्यों को महत्व इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि उसके कई सारे रीजन थे। तो देखिए दोस्तों उसके कई सारे यहाँ पे कारण हैं जिसके कारण उस समय के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को ज़्यादा मान्यता या महत्व नहीं दिया। देखिए दोस्तों इसके बेसिकली कई सारे रीजन हैं। तो इसमें पहला रीजन जो है दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहला रीजन हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला मुख्य कारण क्या था दोस्तों कि उस समय कोशिका के बारे में ज्ञान कम था। यानी देखिए दोस्तों जो कोशिका विज्ञान है सेल थ्योरी है तो उसके बारे में पहले बहुत कम ज्ञान था, जिस कारण से ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण से उनको उनके नियमों या प्रयोगों को महत्व नहीं दिया गया उस समय। देखिए दोस्तों बेसिकली जो दूसरा रीजन था यहाँ पे क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम जो है दोस्तों वो गणित के आधार पर निकाले थे, जबकि दोस्तों उस समय जीव विज्ञान में गणित का उपयोग नहीं किया जाता था। क्या था दोस्तों? एक रीजन ये भी था कि मेंडल ने अपने जितने भी परिणाम किए या जितने भी परिणाम या निष्कर्ष निकाले अपने प्रयोगों के आधार पर तो वो गणित के आधार पर निकाले, जबकि उस समय जीव विज्ञान में क्या था दोस्तों कि गणित का प्रयोग नहीं होता था। तीसरा रीजन क्या था दोस्तों या तीसरा कारण क्या था? उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जितने भी थे दोस्तों वो मेंडल के प्रयोगों से इसलिए भी प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वे उस समय दोस्तों डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। देखिए दोस्तों जो डार्विन है तो डार्विन का विकासवाद जो सिद्धांत है तो वो उससे प्रभावित थे तथा उनकी एक पुस्तक है दोस्तों जीवन की जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो देखिए दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जितने भी क्या थे विवाद थे, तो उस समय के जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे तो वो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक में जितने भी उठे विवाद थे तो उसको सुलझाने में लगे थे। तो एक रीजन ये भी था कि वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया तथा उनको महत्व नहीं दिया। बेसिकली दोस्तों जो चौथा मेन रीजन था वो क्या था कि मेंडल किसी भी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। देखिए दोस्तों जो मेंडल थे वो किसी भी अच्छे या बड़े विश्वविद्यालय या कॉलेज से सदस्य नहीं थे, कॉलेज के सदस्य नहीं थे। साथ ही वो कैसे थे दोस्तों? छोटे स्कूल में कैसे थे? शिक्षक थे। इसी कारण भी क्या किया लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया तथा साथ ही साथ वे पादरी का भी कार्य करते थे तो साथ ही साथ पादरी का कार्य करने के कारण भी उनके कार्यों को विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो ये यहाँ पे दोस्तों 4 विशेष कारण थे जिस कारण से मेंडल को उस समय के साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों ने महत्व नहीं दिया। फिर देखिए दोस्तों कई समय बाद जब कई सारे वैज्ञानिकों ने और अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मेंडल में कई सारे ऐसी खूबियां थी जिस कारण से उन्होंने मेंडल के नियम को बाद में सफलता पाई। देखिए दोस्तों तो मेंडल के जो नियम थे तो उनको बाद में सफलता मिलने का मुख्य कारण यहाँ पे हम देखेंगे। तो मेंडल के नियमों को जो बाद में सफलता मिली तो उसके अनेक रीजन थे। तो देखिए दोस्तों बेसिकली जो मेन रीजन था यहाँ पे क्या था कि मेंडल की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था उसके द्वारा अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों की असफलता थी तथा साथ ही साथ उनके कारणों को स्पष्ट एवं सही विश्लेषण था। देखिए दोस्तों मेंडल ने
और क्या किया कि जितने भी उसके पहले के साइंटिस्ट थे, यानी मेंडल के पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे तथा जिन्होंने इसके बारे में खोज किया था और असफल हो गए थे, तो उन्हीं असफलताओं को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने काम किया। और जो असफलताएं थी, तो जहां पे असफलता थी वहां पे उन्होंने क्या किया दोस्तों कि उनका स्पष्ट व सही विश्लेषण करके उनमें सफलता प्राप्त की। तो मेन रीजन दोस्तों ये था। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कई सारे अनेक रीजन हैं जिसके कारण मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिली। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पहला रीजन था वो क्या था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। क्या था दोस्तों कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक समय में एक ही लक्षण का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फूल कैसा है दोस्तों, वो गोल है, तो गोल क्या है यानी राउंड है, तो राउंडेड क्या है उसका लक्षण है पुष्प का। तो उन्होंने केवल एक ही लक्षण लिया पहले, ठीक है दोस्तों, और उसका अध्ययन किया। और जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया, यानी जब एक लक्षण को लेकर उन्होंने अपना अध्ययन किया और जब उस एक लक्षण के आधार पर उन्होंने उसको अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त कर ली, तब उन्होंने क्या किया दोस्तों कि दो लक्षणों को आधार माना तथा दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया। और जब दो लक्षणों में भी सफलता मिल गई तथा तब उसके बाद उन्होंने तीन लक्षणों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से एक ये भी रीजन था दोस्तों जिसके कारण मेंडल को अपने नियमों या प्रयोगों में सफलता मिली। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो तीसरा रीजन था यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे कि जो दूसरा रीजन है हमारा, अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण के केवल दो स्पष्ट विरोधी रूपों का होना जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए दोस्तों, अध्ययन के लिए उन्होंने जो पौधे चुने या पुष्प चुने, तो उनमें प्रत्येक लक्षण में केवल दो स्पष्ट विरोधी रूपों का होना, यानी उसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों दो विरोधी लक्षण मौजूद थे जिस कारण से उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक तो ये भी रीजन था। अब इसका तीसरा जो मुख्य रीजन था दोस्तों वो क्या था कि प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों की अलग अलग गणना करना। देखिए दोस्तों, उन्होंने पीढ़ी में जितने भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या था दोस्तों कि मान लीजिए दो पुष्पों की यदि हम बात करें तो दो विरोधी लक्षणों में से उन्होंने दोनों विरोधी लक्षणों का अलग अलग गणना किया। चलिए दोस्तों, ये भी एक रीजन था। अब इसके बाद जो चौथा भी रीजन था दोस्तों, मुख्य रीजन, वो क्या था कि उनका गणित का ज्ञान। देखिए दोस्तों, गणित के माध्यम से उन्होंने अपना अनुपात प्रस्तुत किया। तो देखिए दोस्तों, उनका गणित का ज्ञान जिससे वे विरोधी लक्षणों के अनुपात का महत्व समझ सकें तथा स्पष्ट विवेचना कर सके। देखिए दोस्तों, मेंडल ने जो अपना नियम के प्रयोग का जो अनुपात दिया या परिणाम निकाला, वो कैसा निकाला, गणित में निकाला। तो क्या था दोस्तों कि उनका गणित का जो महत्व था उसी के कारण चलते उन्होंने अपने प्रयोगों को स्पष्ट विवेचना कर सका उन्होंने अपने प्रयोगों की। तो दोस्तों, आपको मेंडल के नियम में जो सफलता मिली, तो उनकी सफलता मिलने के मुख्य रीजन तो हमने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या देखेंगे कि मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए दोस्तों, वो किसको आधार मान के चाहिए, वो उन्होंने किस में किया, मटर के पौधों में, यानी पाइसम सटाइवम के पौधे में। तो देखिए दोस्तों, जो मटर के पौधे में उन्होंने जितने भी प्रयोग किए, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे दोस्तों कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे ही चुनने के क्या कारण थे। वो और भी पौधे चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने किसका पौधा चुना, मटर का या पाइसम सटाइवम का। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो उसके कई सारे यहाँ पे रीजन है। क्या दोस्तों कि मटर के पौधे चुनने के कई सारे कारण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से जो पहला कारण है वो क्या है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मटर का जो पौधा होता है इसको हम आसानी से उगा सकते हैं, ये था पहला रीजन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है कि जो मटर का पौधा होता है दोस्तों, वो कैसे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। और कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। देखिए दोस्तों, हर्बेशियस का मतलब होता है साकीय, साकीय का मतलब दोस्तों बहुत कोमल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मटर का पौधा होता है वो बहुत कोमल और एक क्या होता है, एक वर्षीय होते हैं। और मटर के पौधे को दोस्तों बेसिकली हम दोस्तों साल में 2 बार उगा सकते हैं, जिस कारण से दोस्तों इनमें परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं या जल्दी परिणाम आ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका आगे जो तीसरा रीजन है मुख्य, वो क्या है दोस्तों कि पौधे में स्पष्ट विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना, जिससे उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सके। देखिए दोस्तों, मटर के पौधे में बेसिकली कई सारे विरोधी लक्षण मौजूद होते हैं या अलग अलग विपरीत माध्यम में लक्षणों का पाया जाना, जिसके कारण उनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग आसानी से अलग अलग वर्गों में हम बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो चौथा रीजन था वो क्या था कि मटर में संकरण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती है। यानी दोस्तों, मटर में यदि हम संकरण कराएंगे या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें प्राप्त होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, जननक्षम होती है, अर्थात जनन करने में सक्षम होती हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पांचवा रीजन था यहाँ पे वो क्या था कि मटर के पौधे में अधिक फल व फूल लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी मुख्य रीजन था कि जो मटर का पौधा होता है या पाइसम सटाइवम का जो प्लांट होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें फूल व फल क्या होते हैं दोस्तों,
ज्यादा मात्रा में लगते हैं, जिससे बीजों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब जब दोस्तों फूल ज्यादा मात्रा में बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि फल भी ज्यादा मात्रा में बनेंगे, और जब फल बनेंगे तो बीज भी ज्यादा मात्रा में बनेंगे, तो बीज हम इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो छठवां रीजन है यहाँ पे वो क्या है दोस्तों, कि मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जो मटर के पौधे होते हैं तो इनके अनेक शुद्ध किस्में प्राप्त हो जाती है, तरह तरह की किस्में इनकी मौजूद है। तो इस प्रकार से दोस्तों मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में भी मिलते हैं। तो मेन ये भी रीजन था एक। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक और मुख्य रीजन क्या था कि इनके पुष्प कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिकली द्विलिंगी होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। तो देखिए, जब पुष्प क्या होता है दोस्तों, द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है, अधिकतर स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इसके पुष्प कैसे होते हैं, मटर के द्विलिंगी होते हैं। अब जब द्विलिंगी पुष्प है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कैसा होगा, स्वपरागण होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि पुष्प तो द्विलिंगी होता है और इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके पुष्पों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि इसमें हम पर परागण भी आसानी से करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनके जो पुष्पों की या फ्लावर्स की जो बनावट होती है वो इस तरीके की होती है कि उसमें हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन को भी इजिली पूर्वक करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 मुख्य रीजन जिसके कारण मेंडल ने मटर का पौधा चुना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। इसके कई सारे रीजन हमने आपको यहाँ पे करा दिए, और साथ ही साथ दोस्तों हमने वीडियो में आपको ये भी बता दिया कि मेंडल के नियमों में जो सफलता मिली तो उसके मुख्य कारण क्या थे। तो कुल मिला के दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपको हमने मेंडल से संबंधित उनके कार्य, उनके मेंडल के नियमों या प्रयोगों में जो सफलता मिली उसको, तथा साथ ही साथ मटर का पौधा मेंडल ने क्यों चुना, तो इसके मुख्य कारण हमने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट कीजिए तथा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।